बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर मुमताज़ है। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे आज बात करनी है डेंगू फीवर पे। बहुत ज़्यादा केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास ओपीडीज़ में। डेंगू बेसिकली डेंगू वायरस एक है। डेंगू इज़ अ वायरल डिजीज़ और ये वायरल डिजीज़ की खसूसियत ये होती है कि ये मल्टी सिस्टमिक होती है। मतलब ये एट अ टाइम एक बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करेगी और डिफरेंट अलामात होंगी। जिस जिस ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है उसके मुताबिक इसकी अलामतें होती हैं। अच्छा, डेंगू की 4 टाइप्स होती हैं। डेंगू वायरस 1, 2, 3 और 4। एक टाइम पे एक वायरस जब आपको इन्फेक्ट करता है तो उसके बाद कुछ हद तक इसकी इम्यूनिटी आप में बन जाती है, लेकिन स्टिल इंसान जो है वो नेक्स्ट टाइम कुछ अरसे बाद उसको दूसरी जो स्ट्रेन है वायरस की 2, 3, 4 वो आपको इन्फेक्ट कर सकती है। और चांस है कि उसके उस इन्फेक्शन के वक्त जो डिजीज़ होगी वो मोर सीवियर होगी एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी डिजीज़। अच्छा, डेंगू की जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले तो याद रखिएगा कि बहुत शदीद फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर इसके अंदर सबसे टॉप पे है। दैट इज़ 103, 104 का बुखार होगा विद राइगर्स एंड चिल्स। ऐसे सर्दी लगेगी, मरीज़ बताएगा कि मुझे शिवरिंग होती है, कांपता हूँ मैं। जिस्म में शदीद दर्दें होती हैं, माइल्जियास, और इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि इससे शदीद किस्म के मरीज़ को जिस्म में दर्दें होंगी, पूरे जिस्म में टांगें इन्वॉल्व करेंगी, ओवरऑल हर जगह की। तीसरी चीज़ है जो आर्थरेल्जियास क्या होते हैं कि जोड़ों में दर्द होगा, और मोस्ट कॉमन जो जोड़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो घुटने हैं। घुटनों में शदीद दर्द होगा, और ये आपके जो कंधे हैं, कंधों में दर्द शदीद होगा। अच्छा, जो माइल्जियस की बात की, जिस तरह बॉडी एक मतलब पूरे जिस्म की दर्द हैं, उसमें स्पेशली आपकी लोअर बैक, जो लोअर कमर का नीचे वाला हिस्सा है, और टांगें इसकी ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। फिर एक हेडेक है इसके अंदर। हेडेक में ये है कि सर दर्द जो स्पेशली होता है वो पूरे सर में भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आंखों के बिल्कुल पीछे मरीज़ कहेगा कि मुझे ऐसे भारीपन महसूस होता है, या जो दर्द है वो ख़ास लोकलाइज होगा आंखों के बिल्कुल पीछे। अच्छा, गला ख़राब हो सकता है इसके साथ। उल्टी, नोज़िया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन है, वो आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जनरलाइज वीकनेस मतलब ये है कि मरीज़ को इतनी लेथार्जी और फटीग, थकावट फील होती है कि वो बिल्कुल उठ ही नहीं सकता। वो कहेगा जैसे ही मैं उठता हूँ मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूँ, फिर वो लेट जाएगा। लेटर रहेगा तो कुछ हद तक बेहतर रहता है। अच्छा, उसके साथ एक और है रैशेस। इसके एक मैक्यूलोपेपुलर सा रैश होता है जो डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट कर सकता है बॉडी के। स्पेशली ये मतलब आपकी जो फ्लेक्सर सर्फेसेस होती हैं, लाइक जिस तरह ये बाजू है ना, तो बाजू के ऊपर वाला ऐसा फ्लेक्सर सर्फेस है, ये फ्लेक्सर सर्फेस है। इन सर्फेसेस पे बहुत ज़्यादा कॉमन होगा। आपकी चेस्ट पे हो सकता है, छाती के ऊपर या थ्रोट के ऊपर हो सकता है। अच्छा, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, ये भी बहुत कॉमन ऑटोमेटिकली। वो तो वैसे एनोरेक्सिया तो मैक्सिमम फीवर्स का ही फीचर है। जब आपको बुखार होता है या आप तकलीफ में होते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी भूख जो है वो खत्म हो जाती है। उसके साथ कुछ मैनिफेस्टेशन है जो सीवियर डिजीज़ की होती हैं, लाइक नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, जिस्म के ऊपर सुरख रंग के धब्बे बन जाना, ये सारे अलामात इसके साथ हो सकते हैं। अच्छा, डेंगू के बारे में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको डेंगू वायरस है, ये बेसिकली एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो होता है, उसके थ्रू ये आपको फैलता है। उस मॉस्किटो का नाम है, वो फीमेल मॉस्किटो मादा होती है, उसका नाम है एडीज एजिप्टाई। अच्छा, ये जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है, साफ़ है, गदला है, जैसा भी है, उसमें ये मॉस्किटो बड़ा कॉमन, इसकी वहाँ पे इसकी नुमाइश बहुत ज़्यादा होती है। और वायरस जब इस मॉस्किटो को इनफैक्ट एंट्री होती है उसके अंदर, तो वो मॉस्किटो जब भी आपको बाइट करेगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर वायरस को एंट्री करवा देगा। अब तकरीबन 4 से 10 दिन तक वायरस आपकी बॉडी में रहता है, और उसके बाद जाके अलामात पैदा करता है। मतलब देखें कि 1 हफ्ते से ज़्यादा ये आपकी बॉडी में वैसे स्टे करके उसके बाद अलामात प्रोड्यूस करता है। और जब ये अलामात जो मैं बता चुका हूँ पहले, जब ये होती हैं तो ये तकरीबन लास्ट करती हैं ऑलमोस्ट फॉर कुछ लोगों में 2 दिन से लेके 7 दिन तक। मतलब कुछ लोगों में हो सकता है 2 दिन में अलामात हों तो ठीक हो जाएं, कुछ लोगों में 7 दिन तक जारी रह सकती हैं अलामात। सो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो एसिम्प्टोमेटिक डेंगू फीवर से प्रेजेंट करते हैं, मतलब उनको अलामात ही नहीं आती इसके साथ। सो इट्स वेरी करता है। अच्छा, एक और बात यह है कि जो डेंगू फीवर है, जो वो मच्छर होता है, जो एडीज एजिप्टाई है, वो जब इन्फेक्ट एक दफ़ा हो जाए फिर वो उसकी जितना लाइफ है ना, 2 वीक्स से लेकर 1 मंथ तक, वो एक ऑलमोस्ट अपनी उसकी जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर वो इन्फेक्ट करता रहता है डिफरेंट लोगों को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि भाई अगर जिस पेशेंट को डेंगू फीवर हो चुका है, लाइक अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो 4 to 5 डेज तक वो उससे दूसरे को लग सकता है। लेकिन अगर किसी मच्छर ने उसको काटा और फिर दूसरे को काट लिया तो उसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए इनको आइसोलेट करना और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा,
एक तो ये कॉमन डेंगू है, फिर एक सीवियर फॉर्म है डेंगू की, एक सीवियर फॉर्म भी है। और फिर स्पेशली मैं पहले बता चुका हूँ, जो लोग पहले इन्फेक्ट होते हैं वो दूसरे स्ट्रेन से होंगे तो उनमें ये सीवियर फॉर्म के ज़्यादा चांसेस हैं। और उसमें सबसे कॉमन है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और दूसरा है डेंगू शॉक सिंड्रोम। हेमोरेजिक फीवर क्या होता है कि जब इसी वायरस के वजह से जो ऑटोइम्यून फिनोमेना हमारी बॉडी में बनता है उसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी स्टार्ट हो जाए, लाइक नाक से खून आना, मुंह से खून आना, छोटे पेशाब में खून आना, हिमाचूरिया लाइक एपिस्टेक्सिस, ब्लीडिंग गम्स, हिमाचूरिया, या खवातीन के अंदर मेनोरेजिया या जो माहवारी आती है उसका ज़्यादा आना, ये इसके अंदर कॉमन प्रेजेंटेशन है और इसका एक अपना एक ट्रीटमेंट है। दूसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम, दूसरी एक मैनिफेस्टेशन है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है कि जब आपकी ये इतना सीवियर किस्म का जो एक बॉडी का एक रिस्पांस आता है डेंगू इन्फेक्शन के खिलाफ, उससे क्या होता है कि आपको जो वेसल्स हैं, खून की जो रगें हैं आपकी, उसमें से ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है वो लीक आउट करना शुरू कर देता है। तो अगर फेफड़ों में लीक आउट करेगा तो उसे प्लूरोफियन करेगा, उसकी वजह से सांस खराब होना, खांसी आना। अगर वो पेट में पानी लीक करता है तो उसकी वजह से साइटिस एक कहते हैं, लाइक पेट का सूजना, उसका दर्द और उसमें डिस्टेंशन होना शुरू हो जाती है एब्डोमिनल। एंड इसके अलावा जब ऑटोमेटिकली जब ये एक्स्ट्रा विजेशन बाहर की तरफ फ्लूइड निकलता है वेसल से, तो ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेटली पेशेंट बेहोश हो जाता है। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल डेंगू फीवर है उसकी जो उससे जो अगर उसको आप प्रॉपरली मैनेज करें तो फिर भी 1% चांस है कि 1% मोर्टेलिटी है। 1% मोर्टेलिटी का मतलब ये है कि 100 में से एक बंदे की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर जो सीवियर फॉर्म है डेंगू हेमोरेजिक फीवर है या डेंगू शॉक सिंड्रोम है, इसमें अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करते हैं ना तो 2 to 5%, 2 से लेके 5 बंदे, 100 में से 2 से 5 बंदों की डेथ होने का चांस है इसके अंदर। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते डेंगू शॉक सिंड्रोम या हेमोरेजिक फीवर का, तो 20% तक चांस है, मतलब 100 में से 20 बंदों की अमवात वाक़ होने का चांस होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन, लाइक इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, टेस्ट वगैरह क्या है इसके, तो इसके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो इससे रिलेटेड हैं और कुछ जनरल से टेस्ट हैं। स्पेसिफिक टेस्ट में अगर हम बात हूँ तो उसमें ये है कि NS1 एंटीजन हम करवाते हैं। NS1 एंटीजन होता है ये डेंगू को, वायरस को इटसेल्फ डिटेक्ट करता है, उसको देखता है। तो ये 4 to 5 डेज के अंदर आपने करवाना होता है, उसके बाद ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर अलामात तो बॉडी के रिस्पॉन्स की वजह से आ रही होती हैं। दूसरा है सीरोलॉजी, डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट होता है। सीरोलॉजी में क्या होता है कि जो बॉडी की एंटीबॉडीज बनाती है इसके खिलाफ, डेंगू वायरस के खिलाफ, उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट 4-5 डेज के बाद फिर ये डेंगू सीरोलॉजी पॉजिटिव आ जाती है। उसमें IgG भी है और IgM भी है। एंड तीसरा है PCR करवाया जा सकता है, जो डिटेक्ट करेगा आपको कि भाई इसमें वायरस कितना उसमें है, डिटेक्ट किया जा सकता है वायरस के RNA को। अच्छा, जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो हमें शो करते हैं कि डेंगू का बॉडी के ऊपर जो रिस्पांस आया है उसने बॉडी में क्या एबनॉर्मलिटीज काज की हैं, तो सबसे पहले क्या है, CBC करवाएं। CBC में आपको 3 चीज़ें देखनी है। एक तो देखना है कि वाइट सेल WBC काउंट जो होता है, वाइट ब्लड सेल, वो कम हो जाते हैं, ल्यूकोपिनिया। दूसरा प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और तीसरा जो फ्लूइड अगर बाहर की तरफ निकलता है तो उसकी वजह से हेमाटोक्राइट बढ़ना शुरू हो जाता है। हेमाटोक्राइट बढ़ने की वजह से ये एक बेसिकली एक प्रोग्नोस्टिक फैक्टर भी है, आपको बताता है कि डिजीज जो है सीवियरिटी की तरफ जा रही है। अच्छा, फिर LFTs करवाए जा सकते हैं। LFTs में क्या होता है कि ALT और AST की चीज़ होती है, वो आपको थोड़ा बहुत डिरेंज, माइल्ड टू मॉडरेट उसकी डिरेंजमेंट होती है। साथ में क्रेटिनिन करवाया जा सकता है सीवियर डेंगू को देखने के लिए। मेटाबॉलिक प्रोफाइल सारा BSR हो गया, शुगर जो चेक करते हैं। उसके अलावा हम प्रोटीन और एल्बुमिन वगैरह, एंड उसके अलावा हम कोगुलेशन प्रोफाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। PT और INR, ये PTA PTT वगैरह करवाया जा सकता है, जो आपको अल्टीमेटली ये सारा कुछ हमें सीवियरिटी के बारे में गाइड करता है। अच्छा, फिर कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, लाइक चेस्ट एक्सरे हम करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में क्या हो सकता है, अगर पेपर में पानी पड़ गया इसकी वजह से तो वो हम देख सकते हैं। या अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया जा सकता है कि अगर पेट में खुदा न खास्ता पानी पड़ गया तो वो हम देख सकते हैं। अच्छा, देन हाउ टू ट्रीट इट। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। देखें, जो डेंगू फीवर है ना, इसको बेसिकली तो सिंपल फीवर को ट्रीट करना है, दैट पैनाडोल लेनी चाहिए। आप दिन में 6 से 8 गोलियां ले सकते हैं, और 6 से 8 घंटे के बाद 2 पैनाडोल ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी। दूसरा, फ्लूइड्स, मैं कहता हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करें। फ्लूइड इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ्रेश जूसेस पिएं, जितना फ्लूइड आप पिएंगे उतना बेहतर है आपके लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है, अगर उल्टी वगैरह कैफियत है तो उसके मुताबिक आप उल्टी की मेडिसिन, कोई मोटिलियम या कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं। हाँ, अगर डिजीज़ आपकी सीवियर है, मतलब आपको ये सारे मैंने पहले बता चुका हूँ कि चक्कर आ रहे हैं, BP लो हो रहा है, बेहोशी की तरफ जा रहे हैं, और डिहाइड्रेशन के सारे साइंस पॉजिटिव हैं आपके, लाइक टैकीकार्डिया, टैकेपनिया और कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, वो अगर वो डिरेंज हो गया है, फिर आप उसको IV फ्लूइड्स वगैरह लगवाने के लिए बेहतर है कि IV फ्लूइड्स का यूज़ करें उसके अंदर, और IV फ्लूइड्स लगवाएं उसको, ठीक है। और अगर आप पेशाब की मकदार कम होगी, सारा उसमें वो कवर हो जाएगा। एंड ये जो सीवियर डिजीज़ होती है, इसी को मॉनिटर करना होता है और इसी को ट्रीट करना होता है। हाँ, खुदा न खास्ता अगर हेमोरेजिक फीवर है, कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप ब्लड का इंतजाम करना पड़ सकता है। FFPs होती हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, वो लगवाया जा सकता है।
तो ये तकरीबन है। बहरहाल इस वीडियो का मकसद ये था कि लोगों को इस कॉमन बीमारी के बारे में पता हो ताकि इससे बचा जा सके। अब करना क्या है कि परहेज, आपने घर में पानी नहीं इकट्ठा होने देना, साफ है जैसा भी है, पानी बिल्कुल इकट्ठा ना होने दें, ड्राई रखें अपने उस इर्द गिर्द के एरियाज को। और मच्छरों के बारे में, मच्छरों का स्प्रे जरूर किया करें। और अगर गांव वगैरह में रहते हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करें। और ये जो मॉस्पिल वगैरह होते हैं, जाके मच्छर को अवॉइड करें कि आपके साथ उसको वो काटे आके, जितना पॉसिबल हो सके। जितना आप इसको अवॉइड करेंगे उतना ये आपसे हो जाएगा। और अगर आप किसी के साथ रहते हैं जिसको फीवर है तो कोशिश करें उसको मच्छरदानी वगैरह में रखें ताकि उसको एक्सपोजर ना हो किसी दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच।